हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। हमने रन ऑफ के बारे में सीखा, रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ से हाइड्रोग्राफ भी सीखा। अब एक बात समझिए कि अगर किसी एरिया में जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए, ध्यान से सुनिएगा कि हमको हमको रन ऑफ पता है क्या होता है, हमको रेनफॉल पता है क्या होता है, सब पता है हमको क्या होता है। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत तेज और बहुत देर तक बारिश हुई, हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल फॉर अ वेरी लार्ज ड्यूरेशन, बारिश भी तेज, ड्यूरेशन भी ज्यादा, एक हाई इंटेंसिटी की बारिश बहुत देर तक हुई तो बहुत ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस होगा। वो बहुत ज्यादा रन ऑफ का पानी फ्लो करता हुआ नदी के अंदर में जाएगा तो नदी का डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये जो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है नदी का, दिस इज एक्चुअली नोन एज फ्लड। इसको फ्लड कहते हैं। आई बात समझ में? तो फ्लड इज व्हाट? फ्लड इज नथिंग, फ्लड का कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इज द हाई डिस्चार्ज इन अ रिवर। नदी के अंदर में जब जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज पहुंच जाता है, उस कंडीशन को हम फ्लड कहते हैं। तो फ्लड इज नथिंग, अगर आपसे कोई बोले कि भाई फ्लड की डेफिनेशन बताओ, तो फ्लड जो है आपका, इट इज द कंडीशन ऑफ, इट इज द कंडीशन ऑफ very high discharge in a river, in a river. It is the condition of very high discharge in a river. नदी के अंदर में जब बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ जाता है तो उस बहुत ज्यादा डिस्चार्ज की कंडीशन को ही फ्लड कहा जाता है। कैसे आया ये बहुत ज्यादा डिस्चार्ज? हमारे कैचमेंट एरिया में बहुत हाई इंटेंसिटी की बारिश हुई और हाई इंटेंसिटी की बारिश भी बहुत देर तक हुई तो बहुत ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस होगा। बहुत ज्यादा रन ऑफ का पानी कैचमेंट एरिया से फ्लो करता हुआ जब नदी के अंदर में जाएगा तो नदी का डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब नदी का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो उसी कंडीशन को कहते हैं बाढ़ या फिर फ्लड। अभी कुछ बातें हैं अनकही सी जो आपके दिमाग में अभी भी घूम रही होंगी, मैं सब क्लियर करता हूं, चिंता मत करिए। मैंने कहा एक हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग ड्यूरेशन की रेनफॉल हुई है। क्या हुआ? एक रेनफॉल हुई है ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड वेरी लार्ज ड्यूरेशन। तो इसके कारण आपको वेरी लार्ज रन ऑफ मिलेगा, बहुत ज्यादा रन ऑफ मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा रन ऑफ, ये बहुत ज्यादा रन ऑफ जब नदी में पहुंचेगा तो नदी के डिस्चार्ज को बहुत ज्यादा हाई कर देगा। दिस very large runoff will be responsible for high discharge, responsible for high discharge in a river। क्यों मतलब डिस्चार्ज? यही तो सिनारियो हो रहा होगा। बाढ़ कब आती है भाई नदी में? किसी भी नदी में बाढ़ कब आती है? सीधी सिंपल सी बात है, नदी में बाढ़ तभी आएगी जब बहुत ज्यादा बारिश होगी। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस होगा। बहुत ज्यादा रन ऑफ प्रोड्यूस होगा तो वो पानी जाएगा कहां? अल्टीमेटली वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में गया तो फ्लड ले आया। ये हुई फ्लड की कंडीशन। अब कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आई होगी, और आनी भी चाहिए ये बात, कि ये वेरी हाई डिस्चार्ज का कोई वैल्यू है क्या? ये वेरी हाई डिस्चार्ज की कुछ वैल्यू है क्या कि भाई इतने डिस्चार्ज से ज्यादा जब डिस्चार्ज पहुंचेगा नदी में तो ही फ्लड हम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे? भाई मैंने यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, इट इज द कंडीशन ऑफ अ वेरी हाई डिस्चार्ज। तो ये हाई डिस्चार्ज का क्या मतलब है भाई? यहां पे कुछ वैल्यू तो होगी हाई की? नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती। उसका रीजन समझिए। 200 ml पानी, एग्जांपल ले रहा हूं, 200 ml पानी को एक ग्लास में भरोगे तो ग्लास फुल हो जाएगा।
वही 200 ml पानी को एक टैंक में भरोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो यही 200 ml पानी ग्लास के लिए बहुत ज्यादा है और यही 200 ml पानी एक टैंक के लिए बहुत कम है। तो कोई एक नदी जो बहुत बड़ी नदी है, गंगा, यमुना, नर्मदा, इसके लिए हाई डिस्चार्ज की कुछ और डेफिनेशन होगी। एक कोई छोटी सी नदी है आपके एरिया में, कोई एक इंटरमिटेंट रिवर है, बरसाती नदी है, उसके लिए हाई डिस्चार्ज की वैल्यू कुछ और होगी। तो हाई डिस्चार्ज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करेगा आपकी वाटर बॉडी कैसी है। अगर वाटर बॉडी मतलब रिवर बड़ी है, पेरिनियल रिवर है, तो उसके लिए हाई डिस्चार्ज की डेफिनेशन कुछ और होगी। एक इंटरमिटेंट रिवर है मतलब बरसाती नदी है, उसके लिए हाई डिस्चार्ज की वैल्यू कुछ और होगी। बात समझ पा रहे होंगे भाई? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि 200 ml का पानी, 200 मिलीलीटर का पानी एक ग्लास को फुल भर देगा। ग्लास का जनरल वॉल्यूम 200 ml होता है, एक जनरल जो ग्लास होता है हमारा जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, इन जनरल ग्लास का वॉल्यूम 200 ml का होता है। तो वो 200 ml पानी ग्लास को पूरा भर दे रहा है, और वही 200 ml पानी को अगर मैं किसी टैंक में डालूंगा तो टैंक में तो वो पानी दिखेगा ही नहीं मुझे, जबकि यही 200 ml ग्लास को पूरा भर रहा था और यही 200 ml टैंक में दिख भी नहीं रहा है। तो ये हाई डिस्चार्ज विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिवर। अगर बहुत बड़ी नदी है तो उसके लिए हाई डिस्चार्ज कुछ और होगा, कोई छोटी सी नदी है तो उसके लिए हाई डिस्चार्ज कुछ और होगा। इसलिए वेरी हाई डिस्चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी रिवर में अगर जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज पहुंच जाता है, तो वो जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज जब पहुंचता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लड। दैट कंडीशन इज नोन एज फ्लड। आई होप फ्लड का मतलब क्लियर हो गया। कब आया ये फ्लड? जब बहुत हाई इंटेंसिटी की बारिश हुई थी बहुत लंबे समय के लिए भाई, क्योंकि मिट्टी ने वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो इनफिल्ट्रेशन होता है, वो तो एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। याद करिए हॉटन्स कर्व, हॉटन्स कर्व को याद करिए। तो ऐसा नहीं है कि जब तक बारिश हो रही होगी तब तक इनफिल्ट्रेशन भी सेम रेट से चल रहा होगा। इनफिल्ट्रेशन तो भाई इस तरीके से चेंज हो जाता है ना, इनफिल्ट्रेशन तो एक समय के बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज इनफिल्ट्रेशन। तो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन की अगर बारिश हो रही है तो एक बहुत लंबे समय के बाद तो इनफिल्ट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी रन ऑफ में जाना चालू कर देगा, और रन ऑफ में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि वो नदी के अंदर में जब पहुंचेगा तो नदी के डिस्चार्ज को बहुत तेजी से बढ़ा देगा, और वो कंडीशन हो जाएगी फ्लड की। चलिए, फ्लड का मतलब समझ में आ गया। नाउ द सेकेंड टर्म ओवर हियर इज फ्रीक्वेंसी। द सेकेंड टर्म ओवर हियर इज फ्रीक्वेंसी। फ्लड का मतलब हमने समझ लिया, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं जरा। फ्रीक्वेंसी मैं एक दिन में 4 बार खाता हूं। 24 आवर्स में मेरा ईटिंग 4 बार होता है, मैं 4 बार खाना खाता हूं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और शाम में कोई हल्का फुल्का स्नैक्स, ऐसा एग्जांपल। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय ईटिंग इन अ डे? 4 टाइम्स इन अ डे। मैं एक दिन में कितने बार खा रहा हूं? खाना इज द इवेंट, खाना इज द इवेंट, जो कि दिन भर में मैं 4 बार ये इवेंट रिपीट कर रहा हूं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। 4 टाइम्स इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स a event is repeated in a given duration, in a given duration। एक पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन में कोई सा भी इवेंट कितने बार हो रहा है, वो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हमारे लिए अभी फिलहाल में इवेंट का मतलब फ्लड होगा, हमारे लिए इवेंट का मतलब फ्लड होगा। तो कोई सा भी फ्लड एक गिवन ड्यूरेशन में कितने बार आ रहा है उस नदी में, ये फ्लड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
कि भाई मैंने बोला 1 साल में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल जरा देखिएगा, एग्जाम्पल है अ फ्लड ऑफ 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड occurs 2 times in a year। एक कोई फ्लड है जिसकी फ्लड क्या है, फ्लड डिस्चार्ज है, देखो ना, फ्लड इज द कंडीशन ऑफ अ वेरी हाई डिस्चार्ज, तो फ्लड की यूनिट डिस्चार्ज ही होगी। फ्लड इज अ हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, फ्लड एक हाई अमाउंट का डिस्चार्ज है, तो फ्लड का यूनिट डिस्चार्ज का यूनिट ही होगा। तो किसी एक नदी में 1 साल में 2 बार 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड आता है, तो इस फ्लड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्लड विल बी 2 टाइम्स पर ईयर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्लड विल बी 2 टाइम्स पर ईयर, 1 साल में 2 बार आ रहा है। क्लियर हो गई बात? द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मीनिंग ऑफ फ्लड, कि फ्लड का मतलब हाई अमाउंट का डिस्चार्ज और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ इवेंट विल बी रिपीटेड इन अ गिवन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपको पता होगा, उस ड्यूरेशन में कोई सा भी इवेंट कितने बार हो रहा है वो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूं, तो दिन इज अ ड्यूरेशन, खाना खाना इज द इवेंट। कितने बार खाना खाया दिन भर में? 4 बार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज 4 टाइम्स इन अ डे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज 4 टाइम्स इन अ डे। आई होप ये बात क्लियर हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया, फ्लड का मतलब समझ में आ गया। तीसरी बात जो आपको समझनी है, यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज रिटर्न पीरियड। जिसको मैं आगे कैपिटल टी से डिनोट करूंगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कहीं पर कैपिटल टी लिखा मिल रहा है आपको, दैट इज द रिटर्न पीरियड। ये रिटर्न पीरियड कहलाता है। होता क्या है ये रिटर्न पीरियड, जरा ध्यान से समझिएगा। द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड, जरा एकदम ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। डायरेक्टली डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे हम, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम, लेकिन मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, और उस एग्जाम्पल के थ्रू रिटर्न पीरियड की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। अ फ्लड ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ऐसा कहीं पर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा देखा कि एक फ्लड है ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, इस 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड के फ्लड की रिटर्न पीरियड 50 साल दिया हुआ है। ऐसा कहीं पे स्टेटमेंट लिखा मिला मुझे। रिटर्न पीरियड बट ऑब्वियस सी बात है, टाइम की बात कर रहा है ये। तो कोई एक फ्लड है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, ये 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड के फ्लड का रिटर्न पीरियड आपको 50 साल दे रखा है। अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से सिंपल अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवाद करें इसका, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह फ्लड 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड 50 साल बाद रिपीट होगा। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिटर्न पीरियड कब वापस आएगा, कितने दिनों बाद यह वापस आएगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो गलत है। क्यों गलत, मैं बताऊं। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए। अ फ्लड ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। इस स्टेटमेंट को अगर इंग्लिश टू हिंदी करूं, मैं सिंपल इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड 50 साल बाद वापस आएगा। इंग्लिश टू हिंदी में तो यही मीनिंग है, लेकिन रिटर्न पीरियड का मतलब यह नहीं है। रिटर्न पीरियड का मतलब है आज से लेके
अगले 50 साल। अगर ये स्टेटमेंट मैंने आज के कंटेक्स्ट में लिखा है तो आज से लेके अगले 50 साल के बीच में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड। फिर से सुनिएगा, रिटर्न पीरियड का मतलब यह नहीं है कि यह फ्लड 50 साल बाद आएगा। नहीं, 50 साल बाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड, अगर मैं ये स्टेटमेंट आज के कंटेक्स्ट में लिखा है मैंने, तो आज से लेके अगले 50 साल के भीतर, आज से लेके अगले 50 साल के अंदर ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा। तो रिटर्न पीरियड क्या है? इट इज द ड्यूरेशन विद इन विच, आफ्टर विच नहीं, विद इन विच अ इवेंट विल बी रिपीटेड एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट शब्द बोलना बहुत जरूरी है। कम से कम एक बार इन 50 सालों में यह फ्लड जरूर आएगा। कम से कम एक, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज रिटर्न पीरियड? इट इज द ड्यूरेशन या इट इज द टाइम, इट इज द टाइम विद इन विच, आफ्टर विच नहीं, आफ्टर विच का मतलब तो हो जाएगा इतने समय के बाद नहीं, इतने समय के अंदर। यह है द टाइम विद इन विच एन इवेंट विल बी रिपीटेड, अ इवेंट विल बी रिपीटेड एट लीस्ट वंस। दो शब्दों पे गौर करना है, विद इन और एटलीस्ट वंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड। ये रिटर्न पीरियड का मतलब होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिटर्न पीरियड, तो रिटर्न पीरियड अब आप बता सकते हो कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर ही अंदर कोई सा भी इवेंट एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा। मतलब अगर मैं आज की डेट से अगले 50 साल की बात करूं, एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आज की डेट से अगले 50 साल की बात करूं, तो आगे आने वाले 50 साल के दौरान 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा। एक से ज्यादा बार भी आने की संभावना है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड। तो अगर कहीं पर आपको यह लिखा मिल रहा है ऐसा स्टेटमेंट, अ फ्लड ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब यह है आगे आने वाले 50 सालों के दौरान 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा उस नदी में। एक बार तो आएगा ही आएगा, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, 1000 भी हो सकता, 10,000 भी हो सकता, 50,000 बार भी हो सकता है। हालांकि इतना होगा नहीं, लेकिन मतलब तो यही है इसका कि कम से कम एक बार जरूर आएगा इन 50 सालों में 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड। तो हमको फ्लड का मतलब समझ में आया, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, रिटर्न पीरियड का मतलब भी समझ में आ गया। अब अगर मेरे पास रिटर्न पीरियड की वैल्यू है, इफ आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ रिटर्न पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड एज टी, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी खेलना है भैया यहां पे। अगर मेरे पास एक रिटर्न पीरियड है तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस स्मॉल p से लिखूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/t। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस विल बी इक्वल टू 1/t। सीधी सिंपल सी बात याद रखिए। If a flood is having a return period of 50 years, a flood of 1000 meter cube per second has a return period of 50 years, आपसे पूछा what is the probability of accidents, that will be 1/t, that is 1/50। कि मतलब एटलीस्ट एक बार आने की संभावना कितनी है, that is the meaning of probability of accidents, कि एटलीस्ट एक बार आने की संभावना कितनी है,
भाई 50 साल में एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आएगा। तो एटलीस्ट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एटलीस्ट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/t। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, नहीं आने की संभावना, क्यू से लिखूंगा। आने की संभावना 1/t है, तो नहीं आने की संभावना कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की बातें होंगी अब आपके यहां पर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मैटर ऑफ चांस। अगर किसी पर्टिकुलर केस में चांस की बात आ रही है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी आती है, और अगर कहीं पर किसी चीज को आप कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। आप एग्जाम देने गए, आप कोई सा अपना एग्जाम देने गए, आप एग्जाम में अपीयर हुए और बड़ा अच्छा एग्जाम गया आपका, बहुत अच्छा एग्जाम गया। 100 में से आपने 100 क्वेश्चन आए थे फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने गए, 100 क्वेश्चन आए थे आपके उसमें, और आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए विथ फुल एफिशिएंसी, आपको 90 क्वेश्चन पूरे पूरे बन गए, तो आप वहां पर गारंटी के साथ बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं आएगी। इफ यू हैव अटेम्प्टेड 90 क्वेश्चंस, बशर्ते 90 सही किए थे, तुक्के मार के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने कॉन्फिडेंस के साथ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं किसी एग्जाम में, तो आप वहां पर गारंटी के साथ बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं पर आप 100 में से 50 क्वेश्चन करके आए हो और उन 50 में भी आप बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हो, तो वहां पर चांस का मैटर आएगा। वहां पर आप कंफर्मेशन के साथ नहीं बोलोगे, ऊपर वाले के भरोसे रहोगे, आप बोलोगे यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। जहां पर आपके दिमाग में किसी चीज का डाउट है वहां पर प्रोबेबिलिटी आती है, और जहां पर अगर आप किसी चीज के लिए कंफर्म हो वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। तो यहां पर फ्लड वगैरह के लिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं। फ्लड हो गया या कोई सा भी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट हो गया, कोई सा भी हाइड्रोलॉजिकल इवेंट, बारिश, तूफान, ओले गिरना, स्नोफॉल, आंधी आना, तूफान आना, साइक्लोन आना, ये सब चीजें, फ्लड आना, ये सब चीजों में आप किसी भी प्रकार से कंफर्मेशन नहीं दे सकते हो। यहां पर तो सब चीजें मैटर ऑफ चांसेस होते हैं, सब चीज चांसेस पे होती हैं। अब सब चीजें चांसेस पे होती हैं तो भाई प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो मैंने आपसे कहा कि कोई सा एक फ्लड है जिसका रिटर्न पीरियड 50 साल का है, तो 50 साल में एटलीस्ट एक बार आएगा। वो एक बार आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नरसों भी आ सकता है, आज से 5 दिन बाद भी आ सकता है, 20 दिन बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है। तो ये चांस का मैटर है ना, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस मतलब एटलीस्ट एक बार आने की संभावना कितनी है? भाई 50 साल में एटलीस्ट एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50, दैट इज 1/t। तो नहीं आने की संभावना कितनी होगी? अगर आने की संभावना p है तो नहीं आने की संभावना कितनी होगी? अरे भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? होना प्लस नहीं होना बराबर 1। प्रोबेबिलिटी का भाई दो ही चीज होंगी ना, या तो होगा या नहीं होगा। आप एग्जाम दे के आए, आप कोई एग्जाम दे के आए तो दो ही तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 50-50 चांस है प्रोबेबिलिटी, होने के चांस 50%, नहीं होने के चांस 50%। तो अगर होने के चांस 1/t है तो नहीं होने के चांस 1 - p हो जाएगा, क्योंकि होना प्लस नहीं होना बराबर 1 होता है। होना प्लस नहीं होना इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 - 1/t। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, नहीं होने की संभावना, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, एटलीस्ट एक बार होने की संभावना। एटलीस्ट एक बार होने की संभावना 1/t, एक बार भी नहीं होने की संभावना 1 - 1/t, खत्म।
ये बात क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, द मीनिंग ऑफ रिटर्न पीरियड? इट इज द टाइम ड्यूरेशन या इट इज द ड्यूरेशन विद इन विच अ इवेंट विल बी रिपीटेड एटलीस्ट वंस इज नोन एज रिटर्न पीरियड। एक ऐसा ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन के अंदर कोई सा भी इवेंट एटलीस्ट एक बार रिपीट करेगा। हमारे लिए यहां पर इवेंट का मतलब क्या है? हमारे लिए इवेंट का मतलब है फ्लड। ठीक है, चलिए अब बातें प्रोबेबिलिटी की निकली हैं तो थोड़ी सी और बात करें। अब मैं अगर आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a event r times in n years. Now I need to calculate the probability of the occurrence of the event r times in n years. आगे आने वाले n years में r बार उस इवेंट के होने की संभावना कितनी है? इवेंट का मतलब मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारे लिए इवेंट का मतलब फ्लड है। हमारे लिए इवेंट का मतलब फ्लड है एंड दिस इवेंट, द इवेंट इज हैविंग अ रिटर्न पीरियड ऑफ टी ईयर्स। ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फ्लड r टाइम्स इन n ईयर्स एंड दिस फ्लड इज हैविंग अ रिटर्न पीरियड ऑफ t ईयर्स। ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं जरा, उससे फिर इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। सपोज करिए एक फ्लड है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का विच इज हैविंग अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। एक फ्लड है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का विच इज हैविंग अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल का रिटर्न पीरियड है फ्लड 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। फ्लड की वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे को उसकी रिटर्न पीरियड से मतलब है अभी फिलहाल में। तो जो भी क्वांटिटी का फ्लड था उसका रिटर्न पीरियड 50 साल दिया हुआ है, मतलब आने वाले 50 साल में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको कि आगे आने वाले जो भी 50 साल हैं उन 50 सालों में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगले 3 साल में, फॉर नेक्स्ट 3 की जगह 5 ले लेता हूं, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इफ द फ्लड repeats 3 times, then what is this problem? Then probability will be equal to, then probability हमको कैलकुलेट करनी। यही तो हुआ जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा था, जरा देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट r टाइम्स इन n years and the event is having a return period of t years. देखो, this is your return period। आगे आने वाले 5 सालों में this is n, ये फ्लड कितने बार रिपीट कर रहा है, this is r। कि भाई आगे आने वाले 50 सालों में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार तो आएगा। ये बात तो रिटर्न पीरियड से समझ में आ रही है। एटलीस्ट एक का मतलब सिर्फ एक नहीं होता है, एटलीस्ट एक मतलब कम से कम एक बार तो आएगा, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे आने वाले 5 सालों में, ये 5 साल इसी 50 साल के अंदर वाले 5 साल हैं, इन आगे आने वाले 5 सालों में ये फ्लड के 3 बार आने की संभावना बतानी है आपको, क्योंकि ये फ्लड 50 साल में एटलीस्ट एक बार तो आ रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन 50 साल के दौरान जो 5 साल है, उस 5 साल में इस फ्लड के 3 बार आने की संभावना कितनी है। तो यही है, देखो ये जो लिखा हुआ है यहां पर, यही तो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं।
I am calculating the probability of the occurrence of an event, that means flood, r times in n years. The event is having a written period of t years. तो जरा देखेंगे, मुझे निकालना है probability of the occurrence of the event r times in n years. यही निकालना है मुझे, probability of the occurrence of the event r times in n years, and it will be equal to CNR p raised to power r into q raised to power n minus r. This is the formula. CNR परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला C याद होगा, CNR p रेस्ट टू पावर r q रेस्ट टू पावर n माइनस r. P और Q क्या है भाई, यहां पर पता होगा आपको. P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, P is the probability of accidents, that is 1 by t, and Q is the probability of non-accidents, that is 1 minus 1 by t. और C का मतलब तो हमको पता है. तो this will give you the probability of the occurrence of the event r times in n years. आगे आने वाले n years में किसी भी इवेंट के r बार रिपीट होने की संभावना ऐसे निकाली जाएगी. तो देखिएगा जरा, मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, probability of the occurrence of the event r times in n years is equal to CNR p raised to power r into q raised to power n minus r. CNR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है CNR का मतलब. P का मतलब क्या है, 1 बाय टी की पावर r, और Q का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 बाय टी की पावर n माइनस r. अब तो निकाल सकते हैं probability of the occurrence of any event r times in n years, है ना, सिंपल सी बात है. probability of the occurrence of the event r times in n years will be n factorial upon r factorial into n minus r factorial into 1 by t raised to power r into 1 minus 1 by t raised to power n minus r, है ना. जैसे जैसे चलिए ये फॉर्मूले याद रखिएगा प्लीज. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं गेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अभी इसी कंसेप्ट को आगे मैं यूज करूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिलायबिलिटी. रिस्क और रिलायबिलिटी से रिलेटेड भी कुछ बात मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज को थोड़ा सा और मजबूती से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू इस फॉर्मूले को समझते हैं. जैसे मैंने आपसे बोला, a flood is having a written period of 100 years. A flood is having a written period of 100 years. Calculate the probability of this flood. Calculate the probability of this flood to occur 4 times in 50 years. एक फ्लड है which is having a written period of 100 years. You have to calculate the probability of this flood to occur 4 times in next 50 years. 100 साल में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा आपकी नदी में, क्योंकि इसका रिटर्न पीरियड 100 साल का है. 100 साल में एटलीस्ट एक बार तो जरूर आएगा, लेकिन मुझे निकालना है कि इन 100 सालों के दौरान जो 50 साल का पीरियड है, उस 50 साल में इस फ्लड के 4 बार आने की संभावना कितनी है. तो मैं बोल सकता हूं मुझे निकालना है P450.
है ना भाई, ये T है, ये R है, ये N है, तो इट विल बी इक्वल टू CNR, CNR P रेज टू पावर R और Q रेज टू पावर N माइनस R, दैट इज 50 माइनस 4। विदाउट कैलकुलेटर तो ये नहीं सॉल्व होगा, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना मुश्किल नहीं, इंपॉसिबल है। तो C54 P रेस्ट टू पावर 4 Q रेस्ट टू पावर 50 माइनस 4, जरा करते हैं कितना आता है। C54 P रेस्ट टू पावर 4 Q रेस्ट टू पावर 50 माइनस 4 दैट इज 46, है ना, 50 माइनस 4 दैट इज 46। तो इसको मैं लिख सकता हूं 50 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये CNR हो गया। P का मतलब कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस निकाल के रख लूं, दैट इज 1/T, दैट इज 1/100, एंड Q मतलब 1 माइनस 1/T, दैट इज 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 मतलब 0.99 ना, 0.99। अरे P मतलब 1/T होता है, T कितना है 100 है, तो 1/100 मतलब 0.01, Q मतलब होता है 1 माइनस 1/T, दैट इज 99/100, दैट इज 0.99। बस खत्म करो इसको। P की वैल्यू कितनी आई है 0.01 की पावर 4 और ये आया है 0.99 की पावर 46, है ना। इसको सॉल्व करिए। 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इट इज 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल, एंड 50 माइनस 4 दैट इज 46 फैक्टोरियल। इतनी तो उम्मीद कर रहा हूं भैया ये पता होता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं ये फॉर्मूले, और ये फैक्टोरियल वगैरह की चीजें क्लास 11th में पढ़ के छोड़ चुके हैं आप, तो इतना तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लियर है आपको। 0.01 की पावर 4, 0.01 रेस्ट टू पावर 4, इट इज 10 रेस्ट टू पावर माइनस 8 इंटू 0.99 रेस्ट टू पावर 46, इट इज 0.629, 0.99 raised to power 46, let me check once again, 0.629। कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए 46 फैक्टोरियल से 46 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.629 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 8, ये सब करके आ रहा है 0.00144। This is the probability that the event will be repeated 4 times in 50 years। 50 सालों में इस फ्लड के 4 बार आने की संभावना 0.00144 है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन। 0.629 इंटू 50, 47 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, सही है। 1.44 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3,
तो 1.44 into 10⁻³ means 0.00144. This is the probability that this flood will be repeated 3 times, कितना था 4 times in 50 years. क्लियर है बात? तो मैंने यहां से एक बात समझ ली कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फंडा है वो तो ये मुझे क्लियर हो गया एकदम से कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. PNR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial 1 by t raised to power r into 1 minus 1 by t raised to power n minus r. क्लैरिटी के लिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं. एक फ्लड आपको दे रखा है 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, which is having a return period of 500 years. फ्लड है 1500 मीटर क्यूब पर सेकेंड का एंड इज हैविंग अ रिटर्न पीरियड ऑफ 500 years. मतलब आगे आने वाले 500 सालों में ये फ्लड एटलीस्ट एक बार जरूर आएगा. 500 साल. एक काम करते, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं सो दैट क्वेश्चंस में कुछ आंसर कुछ ऐसे आए प्रैक्टिकल टाइप के आंसर. रिटर्न पीरियड 50 साल का. आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट टू ऑकर वन टाइम इन 20 years. You have to calculate the probability of the occurrence of this event one time in 20 years. आने वाले 20 सालों में इस फ्लड के एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो I'll do P120 will be C21 P raised to power R into Q raised to power n minus R. यही होगा. That is 20 factorial upon 1 factorial into 20 minus 1 factorial. 20 factorial into 1 factorial into 20 minus 1 factorial into P 1 by T, मतलब 1 by 50 raised to power 1, 1 minus 1 by 50 raised to power 90. कुछ ऐसे ही होगा ये. अब जरा इसको देखें तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल मतलब इट विल बी 20 इंटू 1 बाय 50 इंटू ये बन जाएगा 49 अपॉन 50 की पावर 19. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी उस इवेंट की. उस इवेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिएगा. 49 डिवाइडेड बाय 50 रेज़ टू पावर 19 इंटू 20 divided by 50, so it is 0.272. that is 27.2%. यही चाहिए था मुझे. 27% चांस है कि ये फ्लड आगे आने वाले 20 सालों में आपकी नदी के अंदर में एक बार जरूर आएगा. 27% चांस है. 27% पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लड आने वाले 20 सालों में, रिटर्न पीरियड कितना था 50 साल का, 50 साल में एटलीस्ट एक बार तो आता, लेकिन वो एटलीस्ट एक बार मैं 20 सालों के दौरान लाना चाह रहा हूं. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? द पॉसिबिलिटी इज 27.2% की, दैट इज 0.272. क्रॉस चेक कर लेते हैं. 49 डिवाइडेड बाय 50 रेज़ टू पावर 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, 0.27. 20 डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल 20 होता है, ये क्लियर है ना. 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये था ना. तो 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल तो बेचारा 1 होता है और ये 20 माइनस 1 मतलब 19 फैक्टोरियल था. तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी तो अभी शुरू हुई है. फ्लड जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो ये फ्लड पढ़ रहे हैं, इस पूरे फ्लड में प्रोबेबिलिटी का ही खेल है. अभी तो मैंने आपको फ्लड के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है. फ्लड क्या होता है, फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या है, और आपका
फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या है, रिटर्न पीरियड क्या होता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फ्लड आर टाइम्स इन एन ईयर्स कैसे निकालते हैं। अगला लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम इसी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिलायबिलिटी। दो बेसिक कंसेप्ट हैं जिसमें गेट वाले ने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर हमको ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ये जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है, इस प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो इस प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिलायबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वो। रिस्क और रिलायबिलिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब बातें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।